नमस्कार। तो अपने शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ लिए थे अपने। इसके बाद में अपने पढ़ा था मनोविज्ञान पर बल। पहला बल किसे माना जाता है मनोविज्ञान पर? मनोविश्लेषणवाद। द्वितीय बल व्यवहारवाद और तृतीय बल मानवतावादी। इसके बाद में मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान के लक्ष्य अगर मनोविज्ञान के लक्ष्य की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के मनोविज्ञान में लक्ष्य है वो पढ़े जाते हैं। पहला पढ़ा जाता है मापन एवं वर्णन। नंबर 1 मापन एवं वर्णन। दूसरा पढ़ा जाता है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। और तीसरा है व्याख्या। ये 3 एक तरीके से मनोविज्ञान के लक्ष्य है वो है कि मनोविज्ञान किस आधार पर, क्या उनके लक्ष्य किस आधार पर है वो व्यवहारवाद में आगे प्रचलित हुआ है और किस आधार पर कार्य करता है। तो पहला है मापन करना और उन कथनों का वर्णन करना, फिर उसके बाद में पूर्व अनुमान और नियंत्रण, और लास्ट में उसकी व्याख्या करना। तो ये 3 आपको ध्यान में रखने हैं और इसके बाद में इनमें क्या क्या है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मापन और वर्णन क्या होता है? यानी मनोवैज्ञानिक की जो भी क्रियाएं हैं, चाहे आप उसमें कॉग्निटिव एक्टिविटीज की बात करें, चाहे इमोशनल एक्टिविटीज की बात करें, या फिर मोटर एक्टिविटी जो ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक, जो 3 प्रकार के एक तरीके से आयाम विकास के हैं, उसमें जो भी, चाहे आप चिंता, सीखना, मनोवर्ती क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए उसे मापना आवश्यक होता है। यानी जो भी अपने जिसका भी वर्णन कर रहे हैं उसका मापन भी जरूरी है। यानी कोई भी, जैसे अपने विधि के द्वारा व्यवहार का निरीक्षण का अगर निरीक्षण कर रहे हैं तो उसका मापन किस आधार पर हो, क्या उसके लिए जरूरी हो। तो ये इसमें है पहला। तो एक थोड़ा सा आप इसमें लिखेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवर्ती, अभिक्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक है। यानी किसी भी प्रकार की क्षमताएं, चाहे आप बात करें चिंतन की, सीखना की, या फिर बुद्धि, इन सब की क्षमताओं को मापना आवश्यक है। तो उनका वर्णन करने के लिए उसे मापन है वो उसका आवश्यक है। किसी भी मापन के लिए, आगे आप लिखें, किसी भी मापन के लिए परीक्षण में 2 गुणों का होना जरूरी है। किसी भी मापन के लिए परीक्षण में
जो आप परीक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें दो गुणों का होना जरूरी है। यानी ये एक तरीके से वो दो गुण जो उसमें मापन के लिए आवश्यक है वो क्या है। तो किसी भी परीक्षण के लिए उन दो गुणों का होना बहुत जरूरी है, तभी वो मापन है वो एक तरीके से सही है या अपने आयाम पर एकदम से उसका सही मापन है वो कर रहा है। तो वो दो गुण है वो कौन से होते हैं किसी भी मापन के लिए महत्वपूर्ण। तो इसके अंदर आप अगर दोनों गुणों की अपने बात करें तो किसी भी मापन के लिए जरूरी है विश्वसनीयता, पहला विश्वसनीयता और इसके बाद में वैधता। ये दोनों ही जरूरी है। यानी ये एक तरीके से अपने कह सकते हैं ये दो इसके जो घटक हैं कि उसके मापन के क्या एक तरीके से दो गुण हैं जो महत्वपूर्ण उसको मापने के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें दोनों के अंदर अपने कह सकते हैं विश्वसनीयता और वैधता, ये होना बहुत ही दोनों जरूरी है मापन और वर्णन के लिए। अब विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है? अगर अपने विश्वसनीयता और वैधता की अगर बात करें तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए, उसको तब अपने विश्वसनीय कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी परीक्षण जिसे उसे बार बार काम में लेने पर उसके एक तरीके से प्रतिफल जो उसका रिजल्ट है उसमें कोई बदलाव न हो। यानी उसको बार बार टेस्ट करने पर, बार बार जांचने पर भी उसके जो प्रतिफल है उसमें कोई अंतर है वो न आए, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। समझ गए? यानी कोई ऐसा परीक्षण जिसका बार बार अपने अगर उसको जांचें तो उसमें उसका जो है ना उसका प्रतिफल आउटपुट जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज न आए, अंतर न आए। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, एक वेट तोलने की मशीन है, अगर उसके ऊपर अपने चढ़े और अगर वो 70 किलो बता रही है, उसके बाद में अगर हम वापिस उस पर दोबारा चढ़े फिर वो 65 किलो बता रही है, कभी वो 75 किलो बता रही है, तो वो विश्वसनीयता नहीं है उसकी। लेकिन उसके बार बार अपने ट्राई करने पर कि मशीन सही है या नहीं है, अगर वो 70 पहली बार बता रही है, दूसरी बार भी 70 बता रही है, तीसरी बार भी 70 बता रही है, तो वो मशीन है वो क्या है, विश्वसनीय है। समझ गए? विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि किसी भी परीक्षण को काम में लेने पर, बार बार उसको काम में लेने पर उसके प्रतिफल, उसके रिजल्ट में कोई अंतर न आए, उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। समझ गए होंगे आप? उसके बाद में वैधता। वैधता क्या होती है? वैधता किसे कहते हैं? यानी वैधता उसे कहते हैं कि जो परीक्षण जिस कार्य के लिए बनाया गया है, जो परीक्षण जिस कार्य के लिए बनाया गया है वह उसी का ही परीक्षण करता है या उसी का ही मूल्यांकन करता है। अगर थर्मामीटर तापमान जांचने के लिए है तो वो थर्मामीटर तापमान ही बताता है, तब तो वो वैध है। अगर थर्मामीटर है वो साथ में जैसे वेट बताए, वजन बताए, तो वो उसकी वैधता नहीं है। तो जो परीक्षण जिसके लिए होता है ना वो उसी का अच्छी तरीके से मूल्यांकन करता है, उसे वैधता कहते हैं। तो इन दोनों में आप थोड़ा लिखेंगे, विश्वसनीयता के नीचे लिख लेंगे कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। यानी बार बार चेक करने से, बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी जैसे मैंने आपका मशीन का उदाहरण बताया है कि अगर वेट तोलने की मशीन, अगर हम उस पर बार बार उसको चेक करते हैं, अगर वो अपने प्राप्तांक सेम बताती है, जैसे अगर आप मशीन पर चढ़ते हैं, अगर पहले वो 75 किलो बता रही है, दोबारा भी 75 बता रही है, तीसरी बार भी 75 बता रही है, तो वो विश्वसनीयता है। लेकिन अगर
वो मशीन अगर आपने चढ़ रहे हैं उस पर एक बार 60 बता रही है, एक बार 50 बता रही है, एक बार 80 बता रही है, तो इसका मतलब वो विश्वसनीयता नहीं है। अगर इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कोई बच्चे की जैसे परीक्षा की कॉपी में अध्यापक के द्वारा जांचने पर उसे 75 अंक मिले, उसके बाद में किसी अन्य अध्यापक से चेक करवाने पर अगर उसे 60 आ रहे हैं तो विश्वसनीयता नहीं है। अगर दूसरे के द्वारा भी 75 या उसके आसपास कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो अपने उससे कह सकते हैं कि विश्वसनीयता है। तो विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा परीक्षण जिसे बार बार काम में लेने पर उसे के प्राप्तांक में योग में कोई बदलाव है वो नहीं आता है, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। वैधता, परीक्षण वही माप रहा है, इसके वैधता के नीचे लिखेंगे परीक्षण वही माप रहा है, परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए बनाया गया है, जिसे मापने के लिए बनाया गया है। यानी ऐसा परीक्षण जो वही माप रहा है जिसे मापने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने आपको थर्मामीटर का उदाहरण बताया था, अगर वो तापमान बताता है थर्मामीटर तो वो ठीक है, वो वैध है। अगर वो अन्य का अगर मूल्यांकन करता है, वेट बताता है साथ में, तो वो थर्मामीटर नहीं है। तो वैधता और विश्वसनीयता में दोनों में ये अंतर होता है कि विश्वसनीयता उसे कहते हैं कोई परीक्षण अगर अपने काम में ले रहे हैं उसको बार बार अगर चेक करेंगे उसमें प्राप्तांक में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि वेट तोलने की मशीन है, उस पर अगर आप चढ़ के देखेंगे तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो विश्वसनीयता है। और वैधता वो है जिसको परीक्षण को जिस काम के लिए बनाया है वो उसी का रिजल्ट है वो बताता है। दोनों आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आप दूसरा नोट करेंगे पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। दूसरा आपने नोट करेंगे पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, पूर्वानुमान नियंत्रण क्या होता है कि व्यवहार मापने के आधार पर ही यह पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। यानी ऐसा कह सकते हैं पूर्वानुमान का मतलब कि किसी परीक्षण के द्वारा अपने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये छात्र अमुक स्थिति में ऐसा रहेगा। जैसे बच्चों का बौद्धिक स्तर का अगर अपने किसी भी प्रकार से परीक्षण करते हैं, मापन करते हैं, उसके बाद में अपने कैटेगरी है वो निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ इतने बच्चे हैं वो इस स्तर के हैं, इतने इस स्तर के हैं, इतने इस स्तर के हैं, तो उनके बौद्धिक स्तर का आंकलन भी हो सकता है। तो उसके आधार पर अपने पूर्व कथन है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आप एक दो लाइन लिखेंगे, सामान्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही, सामान्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही पूर्व कथन करते हैं। यानी पूर्व कथन का मतलब यह है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार से वो अपना व्यवहार करेगा या कैसे वो सीखेगा, ये मापन के द्वारा पूर्व कथन है वो कर सकते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। जैसे छात्रों के बौद्धिक स्तर का मापन करके, जैसे छात्रों के बौद्धिक स्तर का मापन करके और उसके बार बार जांच कर लेने पर हमें ये ज्ञात हो सकता है कि भिन्न भिन्न छात्रों की, हमें यह ज्ञात हो सकता है कि भिन्न भिन्न छात्रों की क्या परफॉर्मेंस है, भिन्न भिन्न छात्रों की क्या परफॉर्मेंस है। जैसे किसी व्यक्ति की अभिरुचि को जानकर यह पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। यानी आप अभिरुचि के द्वारा भी ये अपने बच्चों की अभिरुचि या अभिक्षमता के द्वारा अपने ये कह सकते हैं अभिरुचि के माध्यम से कि ये बच्चा किस क्षेत्र में आगे सफल हो सकता है। तो
कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, इस प्रकार से पूर्व कथन कर सकते हैं। इसके बाद में लिखिए पूर्व कथन एवं नियंत्रण साथ साथ चलता है। पूर्व कथन और नियंत्रण साथ साथ चलता है। मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित करना होता है। यानी मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित करना होता है। यानी मनोवैज्ञानिक अगर पूर्व कथन करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, उस व्यवहार को व्यवस्थित बनाए रखना। जैसे अपने बच्चों का परीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लेते हैं, तो अपने उस तरीके से उनको आगे सीखने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था के तहत उन्हें चलाए रखना या उसी तरह से उनको जोड़े रखना। तो वो क्या है, यानी उस प्रणाली में बनाए रखना क्या है, एक तरीके से नियंत्रण रखना, कमांड रखना। और तीसरा आप लिख लीजिए व्याख्या। तो ये नॉर्मल सी है कि मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना है। तो व्याख्या के अंदर तो आप इतना ही लिखेंगे कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना, मानव व्यवहार की व्याख्या करना। यानी मानव व्यवहार की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है कि उसने अपने व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से सीखा है। तो मापन की, वर्णन की जो भी विधियां हैं उसके द्वारा उसकी व्याख्या है वो अपने कर सकते हैं। तो ये मनोविज्ञान की सामान्य जो जानकारी थी ये अपनी पूरी हो गई है। अब अपने व्यवस्थित रूप से इसकी पहली इकाई है वो शुरू करेंगे रीट के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए, 3rd ग्रेड के लिए। पहली इकाई में जो लगता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये पहली यूनिट के अंदर अपने पढ़ेंगे। पहली यूनिट आती है यूनिट फर्स्ट जो आती है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास के आयाम। यानी इस यूनिट में दिया हुआ है वृद्धि एवं विकास के आयाम, ये दिया हुआ है। उसके बाद में संकल्पना, सिद्धांत यानी विकास के सिद्धांत, वंशक्रम एवं वातावरण, ये इस यूनिट के अंदर आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है मुख्य परीक्षा और रीट के लिए कि वृद्धि विकास के आयाम, उसकी संकल्पना विकास की और उसके विकास के सिद्धांत, और उसके बाद में फिर वंशक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव सीखने पर पड़ता है। तो यह है पहली यूनिट। तो बाल विकास के अंदर अपने ये भी जाने कि बाल विकास जो मनोविज्ञान है वो किसे कहते हैं या कहां तक बाल विकास है वो पढ़ा जाता है। तो बाल विकास कहां तक पढ़ा जाता है, इन लगभग 18 वर्ष की आयु तक बाल विकास है वो पढ़ा जाता है। जहां वयस्क जहां तक होते हैं वहां तक बाल विकास के अंदर रहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो
गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था यानी ब्रैकेट में आप लिख लें 18 वर्ष, 18 वर्ष तक बालक में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन करता है। बालक में होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी बाल विकास है वो गर्भाधान से लेकर के परिपक्व अवस्था तक यानी वयस्क तक जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंदर पढ़े जाते हैं। तो इसके बाद में एक बर्क ने भी इसकी परिभाषा है वो दी है, तो आप नीचे फिर लिख सकते हैं बर्क के अनुसार बर्क ने क्या परिभाषा दी है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यानी बात एक मिलती जुलती है। उन्होंने ये कह दिया कि जन्म पूर्व अवस्था से, और वो ऊपर वाली बात है यहां कि जन्म पूर्व अवस्था यानी वही बात होगी गर्भाधान से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये नाम देकर के बर्क की ये परिभाषा है, बर्क ने है वो कहा है। तो बर्क के अनुसार अपने इसको पढ़ते हैं। इसके बाद में फिर आप दूसरा लिखें क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। तो ये दो परिभाषाएं अलग अलग हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। इसके बाद में आप बाल विकास और विकासत्मक मनोविज्ञान को अलग अलग थोड़ा सा समझेंगे कि एक तो आप बाल विकास और दूसरा विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान ये दोनों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि बाल विकास अब क्या है, वही बात है कि जन्म पूर्व यानी गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी इसके अंदर तो अगर बात करें तो अपने जन्म पूर्व यानी गर्भधारण से किशोरावस्था तक अध्ययन, यानी ये अध्ययन किसमें किया जाता है, बाल विकास के अंदर किया जाता है। अगर विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जन्म पूर्व यानी गर्भधारण
से कहां तक अध्ययन होता है विकासात्मक मनोविज्ञान में? जीवन पर्यंत, यानी जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों में आप इनको याद है वो रखेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान है वो क्या है और बाल विकास है वो क्या है। इसके बाद में फिर वृद्धि और विकास की संकल्पना, आप नई हेडिंग और नीचे डालेंगे एक दो लाइन छोड़ करके, वृद्धि और विकास की संकल्पना। यानी वृद्धि और जो संकल्पना है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास की संकल्पना। अब अपने वृद्धि कहें या अभिवृद्धि कहें एक ही बात है, वृद्धि कह दें चाहे अभिवृद्धि कह दें ये भी एक ही बात है, एक ही चीज है ये। अब किसे कहते हैं वृद्धि या अभिवृद्धि, यानी वृद्धि या अभिवृद्धि किसे कहते हैं? यानी इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें दिखता है, यानी शारीरिक संरचना में जो भी परिवर्तन होता है उसमें ऊंचाई है, वजन है, जो भी परिवर्तन है उसे हम वृद्धि कह सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है या परिमाणात्मक रूप में उसे मापा जा सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि शारीरिक संरचना आकार में बढ़ोतरी, को अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी शारीरिक संरचना आकार में बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। वृद्धि में परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि में परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं? परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी परिवर्तन है वो परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। यानी कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। गुणात्मक अभिवृद्धि को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। जैसे ऊंचाई, वजन आदि, जैसे ऊंचाई, वजन आदि। यानी वृद्धि की संकल्पना आपके समझ में आ गई है कि वृद्धि क्या है। यानी शारीरिक रूप से आकार में, बनावट में जो भी धीरे धीरे परिवर्तन होते जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से अपने दिखते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसे परिमाणात्मक रूप में, मात्रात्मक रूप में मापा जा सकता है। जैसे बच्चे की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है तो अपने उसको परिमाण रूप में माप सकते हैं, वजन है उसको माप सकते हैं, या उसके आकार में बढ़ोतरी है वो देखी जा सकती है। तो उस प्रकार के जितने भी परिवर्तन होते हैं, कोशिकाओं में जो भी वृद्धि होती है, यानी शरीर की संरचना भी कोशिकाओं में, हर तरीके के व्यक्ति की कोशिकाओं में, मांसपेशियों में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। उसे ही वृद्धि जो स्पष्ट रूप से सामने दिखती है उसे वृद्धि कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं। अब एक परिभाषा में लिख लीजिए, फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। यानी अभिवृद्धि को मैंने आपने कहा है कि जो भी वृद्धि हो रही है उसके परिणाम स्पष्ट रूप से सामने देखे जा सकते हैं। जैसे छात्र की, बच्चे की
ऊंचाई को देख सकते हैं, मापन उसका कर सकते हैं, वजन को है वो उसका मापन है वो कर सकते हैं। जो भी उनके आकार में कोशिकाओं में परिवर्तन हो रहा है वो परिमाणात्मक रूप में और मापक रूप में हमें उसको अच्छी तरह से उसका एक तरीके से परिमाणात्मक या मात्रात्मक रूप में उसको जांच सकते हैं, देख सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है और अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। उसके बाद में आप नीचे फिर नंबर 2 पर लिखिए विकास। विकास, अब इसमें आप देखिए विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह आप लिख सकते हैं कि विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी विकास सब जगह चाहे समान रूप से नहीं होता है, लेकिन विकास किसी ना किसी रूप में चलता रहता है। तो विकास है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत तक लगातार चलती रहती है। यानी जो जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती है। लगातार विकास है वो कभी रुकता नहीं है, विकास है वो लगातार चलता रहता है जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु तक। इसके बाद में आप लिख सकते हैं अर्थात यह एक व्यापक अवधारणा है। विकास की अवधारणा है वो क्या है, एक व्यापक अवधारणा है, अभिवृद्धि तक वो सीमित नहीं है। विकास की अवधारणा है वो कैसी है, व्यापक है। यानी जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से ही परिवर्तन नहीं होते। यानी व्यक्ति में जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु तक शारीरिक परिवर्तन नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के सोचने की क्षमता में परिवर्तन होते रहते हैं, सामूहिक विकास में परिवर्तन होता है, सामाजिक विकास में परिवर्तन होता है। यानी हर प्रकार के विकास है वो अपने आयाम अपने स्तर के अनुसार व्यक्ति में चलते रहते हैं। तो उसमें व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो एक शारीरिक परिवर्तन नहीं होते, उनके सीखने की क्षमताओं में परिवर्तन होता है, उनके सामूहिक विकास में परिवर्तन होता है, उनके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन होता है। यानी हर तरीके के जो विकास हैं वो व्यक्ति के चलते रहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति में सोचने की क्षमता, सामूहिक क्षमता, सामाजिक विकास, ये विकास के जो आयाम है वो चलते रहते हैं। इसके बाद में एक परिभाषा आप लिखिए हरलोक के अनुसार। हरलोक ने यह कहा था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर, इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी परिवर्तनों का जो प्रगतिशील क्रम है वो निहित रहता है। फिर हरलोक ने यह भी कहा है, नीचे एक लाइन छोड़ के दोबारा लिख लीजिए हरलोक, विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का नियमित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध प्रतिमान है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।